तो बच्चों यह है पहला क्वेश्चन जनवरी 7 को शिफ्ट 1 के फिजिक्स के पेपर का जेई मेंस का। एक बार पढ़ते हैं इसको। Polarizer analyzer set is adjusted such that the intensity of light coming out of the analyzer is just 10% of the original intensity। तो देखिए पोलराइजर का जो क्वेश्चन होता है उसमें हम कैसे डिसाइड करते हैं कि इंटेंसिटी कितनी होगी। आप मैलूज लॉ लगा सकते हो। बाय मैलूज लॉ intensity coming out I is equal to original intensity into cos square theta। ये थीटा क्या है? ये पोलराइजर एनालाइजर के बीच का एंगल है। ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग आउट ऑफ द एनालाइजर इज जस्ट 10% ऑफ द ओरिजिनल इंटेंसिटी। क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेरा आई जो है वो सिर्फ 10% ऑफ ओरिजिनल इंटेंसिटी आई नॉट है। 10% को लिखने का दूसरा तरीका क्या है? आई इक्वल टू 0.1 टाइम्स आई नॉट, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। तो आगे मैं क्या लिखूंगा? आई को रिप्लेस कर दिया इधर। 0.1 आई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। इसको देख लो एक बार। आई की वैल्यू पता है आई नॉट के टर्म्स में। अब हम इससे थीटा निकाल लेंगे तो आई नॉट कैंसल। तो बचा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0.1 या फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 0.1। रूट ऑफ 0.1 निकालने के लिए हमारे पास कैलकुलेटर तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? 1/√10 बोल देंगे। √10 की वैल्यू आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो, या फिर और भी आसान तरीका है, याद रख लो, 3.1 होती है। तो 3.1 तो ये नियरली इक्वल टू 0.3 हो गया मतलब। तो इसका मतलब मेरा जो कॉस थीटा है वो 0.3 है। अब वो पूछ रहा है कि मैं कितने एंगल से इसको रोटेट करूं फर्दर कि भाई आउटपुट इंटेंसिटी जीरो हो जाए। ठीक है, तो आउटपुट इंटेंसिटी जीरो होने के लिए हम क्या करेंगे? आउटपुट इंटेंसिटी विल बी जीरो इफ न्यू थीटा, थीटा प्राइम जो फाइनल एंगल है वो 90 डिग्री होगा। क्योंकि मैलूज लॉ में लगा के देख लो, कॉस स्क्वायर 90 जीरो हो जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो पहले मेरा एंगल थीटा है वो अब 90 हो जाए। यानी मेरा रोटेशन कितना रहेगा? रोटेशन एंगल डेल्टा थीटा इज इक्वल टू फाइनल एंगल थीटा प्राइम माइनस थीटा। मुझे फाइनल एंगल पता है 90 डिग्री है और इनिशियल एंगल थीटा है। बस अब ये थीटा हमें निकालना है। और इस थीटा को निकालने के लिए हम जेई में जैसे बहुत बार ट्रिक्स यूज करते हैं, तो यहाँ भी हम एक ट्रिक यूज करेंगे। हमें नहीं पता अगर कॉस थीटा इक्वल टू 0.3 है तो थीटा कितना होगा, ना हमारे पास कैलकुलेटर है। तो व्हाट विल वी डू? हम लोग एनालाइज करेंगे कि यार cos 60 जो होता है दैट इज 0.5 यानी 1/2, और यहाँ पे 0.3 है। इसका मतलब थीटा जो वो होना हो 60 डिग्री से तो बड़ा ही है, और थीटा 90 से भी छोटा होगा, क्योंकि cos थीटा 0.3 से 0 के बीच में है। तो थीटा जो है 60 से 90 डिग्री के बीच में होगा। तो अगर मैं देखूं अपने ऑप्शंस में कि 90 माइनस थीटा और थीटा इज बिटवीन 60 टू 90, तो ओनली ऑप्शन दैट satisfies is ऑप्शन डी। मतलब ना जानते हुए भी मुझे आइडिया हो गया कि माई थीटा इज अराउंड 70 डिग्रीज। तो इन्होंने ऑप्शन भी उसी तरह से दिए हैं कि मैं कह सकता हूँ हाँ भाई ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। तो आगे चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स रिवर्सिबल ऑपरेशन। इन्होंने लॉजिक गेट्स बना रखे हैं, ठीक है। अब एक बात समझने की है कि रिवर्सिबल ऑपरेशन वैसे किसी बुक में डायरेक्टली बहुत मुश्किल से मिलेगा ये टर्म आपको, और कहीं पे पढ़ाया भी बहुत रेयरली जाता है ऐसा कुछ। तो कभी कभी जेई में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहाँ पे रेयरली पढ़ाने जाने वाली चीज भी पूछ ली जाए, बट फिर भी हम देखते हैं रिवर्सिबल ऑपरेशन का क्या मतलब है। रिवर्सिबल ऑपरेशन का मतलब होता है कि यू कैन फाइंड द इनपुट फ्रॉम द आउटपुट। यानी आपको आउटपुट दे दिया और आप बता सकते हो कि इनपुट में क्या था। तो समझने की बात यह है कि जितने लॉजिक गेट्स हम पढ़ते हैं उसमें नॉट गेट ही ऐसा गेट है जो ये चीज सेटिस्फाई करता है। कैसे? ये मेरा नॉट गेट है, ठीक है, और मुझे पता है अगर मेरा आउटपुट, इफ आउटपुट इज वन देन माई इनपुट मस्ट बी जीरो, एंड इफ आउटपुट इज जीरो देन देन माई इनपुट मस्ट बी वन। तो मतलब पूरी तरह से आप बता सकते हो आउटपुट देख के कि इनपुट क्या है। किसी भी दूसरे गेट में आप देख लो, चाहे आप और गेट देख लो, और गेट में आपको अगर इस तरह से दो इनपुट दिए हुए हैं और आउटपुट वन या फिर जीरो है, तो आप कह ही नहीं सकते कि इनपुट में क्या था। अगर आउटपुट वन है तो इनपुट में वन या जीरो, या फिर जीरो वन, या वन वन, कुछ भी आ सकता था। हाँ, अगर आउटपुट जीरो है तो वी कैन से कि दोनों तरफ जीरो जीरो आया है, बट वन आउटपुट के लिए सारे इनपुट नहीं बता पा रहा है, ठीक है। तो हमारे लेवल पे हमारे लिए समझना इतना काफ़ी है कि हम जितने भी गेट पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस में जितने भी गेट हैं, उसमें से नॉट गेट इज अ रिवर्सिबल ऑपरेशन, ठीक है। तो अब सवाल है कि इनमें से कौन सा नॉट गेट है। तो आप देख सकते हो ये एक नैंड गेट है, ए, और बी में आपको मिलेगा नॉर गेट, और डी में आपको मिला हुआ है और गेट, और ये जो सी है यही एक ऑप्शन बचता है, और ये नॉट गेट ही है। अलग से इन्होंने बनाया हुआ है एक नॉर गेट को कॉमन इनपुट देके। तो आप इसको देखो कैसे ये नॉट गेट है। यहाँ पे अगर आप जीरो इनपुट देते हो तो इस वायर में दोनों तरफ जीरो जीरो चला जाएगा। इसी तरह ये कॉमन इनपुट काम करता है, राइट। तो फिर बाहर क्या आएगा? वन। और अगर आपने इनपुट दे दिया वन तो दोनों तरफ वन वन चला जाएगा और आउटपुट क्या आ जाएगा? जीरो। ठीक है, तो कुल मिला के दिस इज अ नॉट गेट एंड हेंस योर आंसर इज सी, राइट। लेट्स मूव ऑन। इस क्वेश्चन को देखिए। A 60 horsepower electric motor lifts an elevator with a maximum total load capacity of 2000 kg। इसका मतलब सबसे पहले मुझे क्या क्या पता है? मुझे पता है कि यार मेरा जो पावर है वो 60 हॉर्स पावर है। एचपी मतलब हॉर्स पावर, और इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो क्योंकि एक हॉर्स पावर में 746 वॉट्स होते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 60 इंटू 746 वॉट्स, या मेरा पावर आ जाएगा 44,742 वॉट्स। कन्वर्जन हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें एसआई यूनिट में वर्क करना चाहिए। अगर हम अलग अलग यूनिट्स पकड़ेंगे, अलग अलग स्टैंडर्ड यूनिट्स के, तो हमारा आंसर गड़बड़ आएगा। तो एक कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में काम करना ज़रूरी है सही आंसर लाने के लिए। इसलिए हमने हॉर्स पावर को वॉट में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्जन फैक्टर क्वेश्चन में भी आपको दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है कि मैक्सिमम लोड कैपेसिटी ऑफ 2000 केजी, यानी कि आपके एलिवेटर में, एलिवेटर को मिला के टोटल मास ज्यादा से ज्यादा
2000 kg हो सकता है। आगे बोल रहा है इफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द एलिवेटर इज 4000 न्यूटन। तो फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है? 4000 न्यूटन। स्पीड ऑफ द एलिवेटर एट फुल लोड इज क्लोज टू। तो एलिवेटर की स्पीड पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, एक बार एफपीडी बना के देख लेते हैं। ये मेरा एलिवेटर है, इस पे इन्होंने फुल लोड बोला है, तो मैं पूरे 2000 किलो यानी M 2000 और G 10, तो मेरे पास 20,000 न्यूटन नीचे फोर्स है। और मेरा एलिवेटर वो बोल रहे हैं लिफ्ट्स। लिफ्ट्स का मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, उसकी स्पीड हम अज्यूम कर लेते हैं v। यही हमें फाइंड भी करनी है। और इसको ऊपर मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है टेंशन फोर्स, जिसको मैंने T बोल दिया। इसके अलावा एक फ्रिक्शन फोर्स भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपोजिट टू मोशन होती है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स हमारा कितना है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फ्रिक्शन इज 4000 न्यूटन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें v को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो जो टेंशन है दैट इज टोटली कैंसल्ड बाय mg एंड f, तो वो उनके सम के बराबर, यानी 20,000 प्लस 4000 न्यूटन। तो टेंशन हो गई 24,000 न्यूटन। और पावर जो है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर P इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। इधर फोर्स कितनी है? फोर्स टेंशन फोर्स है जो मोटर लगा रही है, जो लिफ्ट पे लग रहा है, दैट इज इंटू वेलोसिटी। सो दैट मीन्स 60 हॉर्स पावर या 44,742 वॉट्स की जो पावर है, दैट इज इक्वल टू टेंशन T विच इज 24,000 इंटू V। इसका मतलब सीधा सीधा मेरा V जो है वो 44,742 डिवाइडेड बाय 24,000 आ गया। अगर आप इसको रफली भी सॉल्व करते हो तो 2 से थोड़ा कम है। तो इसका आंसर है रफली 1.9 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल आंसर इज डी, 1.9 मीटर पर सेकेंड। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, अब ये क्वेश्चन देखेंगे। A long solenoid of radius r carries a time dependent current IT और फिर I की वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले सोलेनोइड बना लेते हैं। सोलेनोइड का शेप कैसा होगा? स्प्रिंग के जैसा। तो ये मैंने सोलेनोइड बना लिया, ठीक है। इसमें कोई करंट जा रहा है, करंट की वैल्यू इन्होंने दी हुई है आई। आई का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू आई नॉट टी 1 - टी। इस सोलेनोइड का रेडियस इन्होंने आर दिया हुआ है और इसके अराउंड एक रिंग बोल रहे हैं कि जिसका रेडियस 2r है। तो रिंग इस तरह से रखी हुई है और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? 2r। कोएक्सियली मतलब इस तरह से रखी है। टाइम को वेरी करा रहे हैं 0 से 1 के बीच में। और फिर पूछ क्या रहे हैं कि इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में बताइए। तो ऑप्शंस के हिसाब से डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट ये पूछ रहे हैं, रिमेन्स अनचेंज्ड या कभी चेंज हो रहा है तो कब हो रहा है। और दूसरा पूछ रहे हैं कि वी आर मैक्सिमम या जीरो कब हो रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमें वी आर निकालना रहेगा, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट आई आर जो है वो तो सिर्फ वी आर बाय रेजिस्टेंस ऑफ द लूप हो जाएगा। तो अगर हमें वी आर पता चल जाएगा तो आई आर के बारे में हमें खुद ही मालूम पड़ जाएगा। तो नाउ माई ऑब्जेक्टिव इज वेल डिफाइंड। मुझे क्या करना है? मुझे वी आर के बारे में पता करना है, वी आर का फॉर्मूला क्या रहेगा। तो देखते हैं। बाय फैराडेज लॉ
फैराडे का लॉ क्या बोलता है? एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी, यही होता है ना। और यही जो एप्सिलॉन ये हमारा वी आर है, तो इसका मतलब वी आर निकालने के लिए मुझे फाई बी की बात करनी पड़ेगी। फाई बी इज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द रिंग, और फाई बी का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब सवाल है कि फील्ड कितना होगा? तो फील्ड हमारा सोलेनॉइड में जो करंट आई पास कर रहा है उसकी वजह से है। तो फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है, फॉर अ सोलेनॉइड फील्ड इज म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। ठीक है। और जो हमारा एरिया है वो हम पाई आर स्क्वायर लेने वाले हैं, क्योंकि फ्लक्स सिर्फ सोलेनॉइड में से पास होते फील्ड से होगा, बड़ी लूप का एरिया नहीं लिया जाएगा। तो फाइनली मेरे फाई बी का फॉर्मूला क्या आया? फाई बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको नोट कर लेते हैं, यहाँ तक समझ लो। तो फाई बी की वैल्यू हमारी आ गई थी म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर, और आई हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है आई नॉट इंटू टाइम इंटू वन माइनस टाइम। इसका मतलब मैं फाई बी को ऐसे भी लिख सकता हूँ, म्यू नॉट इंटू एन इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू आई नॉट, और टाइम को अंदर ले जाऊंगा तो टी माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा। तो अब देखो जो हमारा वी आर था माइनस डी फाई बी बाई डी टी, जैसा कि पीछे लिखा है, तो ये तो सवाल सॉल्व हो गई। माइनस डी बाई डी टी म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर आई नॉट टी माइनस टी स्क्वायर, इस पूरे को डिफ्रेंशिएट करना है। लेकिन ये सब तो कांस्टेंट है, तो इसको k बोल दो। इसका मतलब वी आर इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ सम कांस्टेंट k इंटू टी माइनस टी स्क्वायर। क्लियर? तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा, माइनस के बाहर, डी बाई डी टी वन माइनस टू टी, डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, वी आर इज इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट इंटू वन माइनस टू टी। इसको नोट कर लेते हैं। और इंड्यूस्ड करंट क्या आएगा? वी आर बाय सम रेजिस्टेंस आर, इसका मतलब माइनस के बाय आर वन माइनस टू टी। ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको, इंड्यूस्ड करंट आई आर इज इक्वल टू माइनस सम आई नॉट वन माइनस टू टी। तो ये मेरा करंट हो गया। तो दोनों चीज़ें आ गई, अब ऑप्शंस देख लेते हैं। बूम, ये हमारे ऑप्शंस आ गए। इंड्यूस करंट के बारे में ऑप्शन बोल रहे हैं या तो इंड्यूस करंट रिमेन्स अनचेंज्ड आई आर, या फिर रिवर्स हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कब रिवर्स हो रहा है, अगर हो भी रहा है तो अगर आप आई आर का फॉर्मूला देखोगे तो आई आर आपको पता चलेगा इज स्मॉलर देन जीरो फॉर टी स्मॉलर देन हाफ, और आई आर इज ग्रेटर देन जीरो फॉर टी ग्रेटर देन हाफ। इसका मतलब डायरेक्शन रिवर्सल हैपन्स एट टी इक्वल टू 0.5। तो इसके लिए एक ही सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। बाकी वो ये भी बोल रहा है कि वी आर जीरो है, तो आप चेक कर सकते हो टी इक्वल टू हाफ पे, एट टी इक्वल टू हाफ वी आर के फॉर्मूले में डालोगे तो पता चलेगा वी आर जीरो है। क्वेश्चन समाप्त। तो इस क्वेश्चन में 2 moles of an ideal gas with Cp by Cv 5/3 are mixed with 3 moles of another ideal gas with Cp by Cv equal to 4/3। इसका मतलब वो क्या बोल रहा है कि मेरी एक आइडियल गैस है जिसके 2 मोल्स मैंने लिए, और इसके लिए जो गामा की वैल्यू है Cp by Cv वो है 5/3। एक और गैस है जिसके मोल्स मैंने लिए 3, और उसके लिए गामा की वैल्यू जो है वो है 4/3। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ Cp by Cv फॉर द मिक्सचर। अब फॉर मिक्सचर जो गामा का वैल्यू आएगा, यानी जो वो पूछ रहा है Cp by Cv फॉर द मिक्सचर, उसका फॉर्मूला होने वाला है N1 Cp1, यानी पहले के मोल्स पहले की Cp प्लस N2 Cp2 दूसरी गैस के लिए मोल्स और Cp। ये आपका हो गया मिक्सचर का Cp। अब मिक्सचर का Cv कैसे आएगा? N1 Cv1 प्लस N2 Cv2, ये मिक्सचर का Cv। तो अब इसका मतलब ये है कि हमें Cp1 Cp2 Cv1 और Cv2 ये चार चीज़ें निकालनी है, क्योंकि N1 और N2 तो हमें पता है। किसी भी गैस के लिए
CP का फॉर्मूला होता है CP इज इक्वल टू R गामा बाय गामा माइनस 1, और CV का फॉर्मूला होता है CV इज इक्वल टू R बाय गामा माइनस 1। तो CP1 के लिए सॉल्व करेंगे। CP1 इज इक्वल टू R गामा 1 बाय गामा 1 माइनस 1। गामा 1 की वैल्यू इधर दी हुई है, कितनी है 5/3 बाय 5/3 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो CP1 की वैल्यू कितनी आएगी 5R/2। अब CV1 निकाल सकते हैं। CV1 की वैल्यू क्या है R बाय गामा 1 माइनस 1। इसका मतलब R बाय गामा 1 कितना है, फिर से 5/3 माइनस 1। तो CV1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 3R/2। सिमिलरली मैं CP2 निकाल सकता हूँ। CP2 आ जाएगा मेरा R गामा 2 बाय गामा 2 माइनस 1। गामा 2 की वैल्यू यहाँ दी हुई है 4/3 बाय 4/3 माइनस 1। सॉल्व करके CP2 की वैल्यू आ गई 4R। सिमिलरली CV2 आ जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे R बाय गामा 2 माइनस 1। गामा 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 4/3। तो इससे हमारा CV2 आ जाएगा इज इक्वल टू 3R। तो बस अब फाइनली सारी वैल्यूज डालनी है। N1 की वैल्यू है 2, CP1 की वैल्यू है 5R/2, N2 की वैल्यू है 3, CP2 की वैल्यू है 4R अपॉन N1 की वैल्यू है 2, CV1 की वैल्यू है 3R/2, N2 की वैल्यू है 3 और CV2 की वैल्यू है 3R। इसको सॉल्व करके हमारा क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा C 1.42। R से R हर जगह कट जाएंगे। तो अब ये क्वेश्चन देखिए, कंसिडर अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कैरिंग करंट I फॉर्मिंग अ मैग्नेटिक डाइपोल। मतलब कि मेरे पास एक वायर है, ठीक है, सर्कुलर कॉइल है वायर और उसके अंदर करंट है I। तो जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा कि सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल एक डाइपोल बनाता है। अब वो कह रहा है द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एन इनफाइनाइट प्लेन that contains the circular coil and excluding the circular coil area is given by phi I। मतलब कि एक बहुत बड़ा प्लेन है, इनफाइनाइट प्लेन है। मैं अभी इतना बना लेता हूँ, आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक इनफाइनाइट प्लेन है जिसमें ये कॉइल मौजूद है। तो अगर ये आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो एक्स जेड प्लेन में कॉइल भी है और ये इनफाइनाइट प्लेन भी एक्स जेड प्लेन है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एन इनफाइनाइट प्लेन, ठीक है, वो इस प्लेन की बात कर रहा है येलो वाला, एक्सक्लूडिंग द सर्कुलर कॉइल एरिया, यानी कि हम ग्रीन वाला एरिया एक्सक्लूड कर देते हैं, उसके अलावा जितना भी एरिया है यानी पूरा का पूरा येलो पोर्शन, ये सारा का सारा एरिया, इसमें से पास करने वाले फ्लक्स को वो बोल रहा है फाई आई। तो यानी येलो पोर्शन से पास करने वाला फ्लक्स फाई आई। देन द क्वेश्चन सेज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया ऑफ द सर्कुलर कॉइल, यानी कि ग्रीन वाले पोर्शन से पास करने वाला फाई नॉट। तो मैंने इसको लिख दिया फाई नॉट, और वो क्वेश्चन में फाई नॉट और फाई आई में रिलेशन पूछ रहा है। तो देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही लगेगा, कुछ सॉल्व करने का नहीं है। इसको ध्यान से देखेंगे। फाई नॉट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं राइट हैंड रूल लगाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से नीचे की तरफ जाएगा और यही मैग्नेटिक फील्ड फाई नॉट को फॉर्म करेगा, राइट। हमें पता है कि फ्लक्स की वैल्यू जो होती है वो फील्ड इनटू एरिया होती है। अब समझने की बात क्या है कि ये जितने भी फील्ड लाइंस इसमें से पास करेंगी, ठीक है, वो सब कंस्टिट्यूट करती हैं फाई नॉट, और वही फील्ड लाइंस घूम फिर के दूर दूर से आएंगी, ऐसे वापस आके, आपको पता है लूप बनाते हैं क्लोज लूप्स, तो इस तरह से वापस और भी होंगी तो फर्दर दूर दूर से आएंगी और क्लोज लूप बनाएंगी।
इस तरह से। तो ये सारी फील्ड लाइंस जो हैं, whatever field lines are passing through the green area in the downward direction will also pass through the yellow infinite plane, but now in the upward direction। आप मार्क करके भी देख सकते हो, सेंट्रल लाइन को छोड़ के बाकी सारी लाइंस को देख सकते हैं। 1 2 3 4 ये जा रही है बाहर येलो प्लेन में से, और वही फील्ड लाइंस 1 2 3 4 ये जा रही है अंदर। कहने का मतलब है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स या फील्ड लाइंस ग्रीन रीजन से जाएंगी, वही घूम के वापस बाहर भी आने वाली हैं येलो वाले प्लेन से। इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो फ्लक्स का सेम होने वाला है, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन अलग है, ग्रीन वाले एरिया में फील्ड अंदर जा रहा है नीचे की तरफ, और येलो वाले प्लेन से बाहर आ रहा है ऊपर की तरफ। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी फाई आई फाई नॉट के बराबर तो है बट नेगेटिव है। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल। इन्होंने 1 ओम रजिस्टर में से कितना करंट पास कर रहा है इस सर्किट में, ये पूछा है। और ये इधर इस 1 ओम रजिस्टर की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने I1 शो किया हुआ है। तो इसमें पूरे का पूरा सीरीज पैरेलल सर्किट का कॉन्सेप्ट लगेगा, देखते हैं। तो सबसे पहले 1 ओम और 1 ओम के जो दो रजिस्टर्स हैं, ये लोग पैरेलल में हैं, तो फिर यहाँ पे एक 0.5 ओम का रेजिस्टेंस बना सकते हैं। उसके साथ सीरीज में ये 2 ओम का रजिस्टर है, साथ ही साथ नीचे एक 2 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है इस कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में, और 1 वोल्ट की बैटरी भी है। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो ऊपर वाले दो सीरीज में है, तो 2.5 ओम इनका रेजिस्टेंस हो जाएगा और 2 ओम इसका रेजिस्टेंस हो जाने वाला है। बैटरी अभी भी इंटैक्ट रहेगी। तो बच्चों देखो, इसमें आगे रेजिस्टर्स को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कैसे? मुझे पता है कि यहाँ पे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है इन दो ग्रीन पॉइंट्स के बीच में, क्योंकि बैटरी इधर लगी है। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं इधर करंट को बोलूँ I, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी ओम्स लॉ से? 1/2.5 मतलब 0.4 एम्पियर। और येलो वाले डायग्राम में ये 0.4 एम्पियर कहाँ पे आ रहा है? ये 0.4 एम्पियर यहाँ आ रहा है। और ऊपर क्वेश्चन वाले डायग्राम में अगर ध्यान से देखें तो यही 0.4 एम्पियर यहाँ भी आ रहा है। अब देखो, 0.4 एम्पियर के पास दो रास्ते हैं, एक ऊपर से जा सकता है, एक नीचे से। दोनों का रेजिस्टेंस 1 ओम ईच है, तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो I1 की वैल्यू भी 0.2 और नीचे वाले की भी वैल्यू 0.2। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 0.2 एम्पियर्स। तो ये शॉर्टकट से सॉल्व होना था, ना कि पूरा सॉल्व करके। तो ये भी क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दो इनफाइनाइट प्लेन दिए हुए हैं, बोथ विद यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और उनके बीच में एंगल 30 डिग्री है। तो पूछ रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन देम इज गिवन बाय। रीजन बिटवीन देम मतलब ये पूरा एरिया, यहाँ पे कहीं भी। तो इसको समझते हैं। अगर मैं ऊपर वाली प्लेट बनाऊं तो वो कुछ ऐसी बनेगी। और देखो, प्लेट के लिए, इनफाइनाइट प्लेट के लिए डिस्टेंस वगैरह मैटर नहीं करती। आप कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, जैसे यहाँ पे मैंने एक पॉइंट पी ले लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिंपली फॉर अ सिंगल इनफाइनाइट प्लेट हो जाती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको मैं बोलता हूँ E1, और ये हो गई मेरी प्लेट 1। ठीक है, ऐसे ही दूसरी प्लेट बना लो। दूसरी प्लेट इधर है, ठीक है, उसके लिए भी लोकेशन मैटर नहीं करती। तो वहीं पॉइंट P पे अगर फील्ड बनाऊंगा तो E2 की वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्शन ऊपर, और वैल्यू E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट फिर से। तो इसका मतलब अगर मैं इस डायग्राम में ही बना लूँ, तो मेरे E1 और E2 की कैसी वैल्यूज आ रही हैं? E1 और E2 की सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इधर, और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ऊपर, दोनों की वैल्यू सेम है। अब सिर्फ इन वेक्टर्स को रिजॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे सारे ऑप्शन एक्स कैप और वाई कैप में दिए हुए हैं। ठीक है, तो E1 वेक्टर को देख लो पहले। ये है E1 वेक्टर, और अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है, दिस इज माय वाई एक्सिस,
ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम ये एंगल मेरा 30 डिग्री हो जाना है एंड दिस इज देन 60 डिग्रीज। सो E1 को रिजॉल्व करूंगा तो एक्स एक्सिस पे नेगेटिव डायरेक्शन में E1 cos 60 डिग्रीज और y एक्सिस पे E1 sin 60 डिग्रीज। ऐसे ही मैं E2 के लिए सॉल्व कर सकता हूँ। E2 तो बहुत ही आसान है, सीधा ऊपर जा रहा है, तो E2 सिंपली y कैप हो जाएगा। तो फाइनली मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट cos 60 और माइनस एक्स डायरेक्शन में तो माइनस एक्स कैप और प्लस साइन 60 माइनस वाई कैप। सिमिलरली मेरी E2 की वैल्यू तो सिंपल है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट वाई कैप। साइन और कॉस की वैल्यू फिल करके आंसर आएगा ऑप्शन ए। तो देखो बच्चों, ये EM वेव्स का क्वेश्चन है। EM वेव में आपको क्या बताया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन दी हुई है। इसमें दो बातें ध्यान रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कितना है, जो कि यहाँ से पता चलता है, ये एम्पलीट्यूड है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, जो यहाँ पे है जे कैप, यानी वाई डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी एम्पलीट्यूड 3 × 10⁻⁻8 टेस्ला दी हुई है। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड निकालना है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे E0 इक्वल टू P0 C। B0 की वैल्यू 3 × 10⁻⁸, C की वैल्यू तो सबको पता है 3 × 10⁸, तो ये आ जाएगा 9 वोल्ट पर मीटर। अब बस बात बची इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए। तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की y है और ट्रैवल किस डायरेक्शन में हो रहा है वेव का, x डायरेक्शन में। इधर से पता चलता है, यहाँ पे जो x लिखा है, तो वेव स्पीड जो है, वेव जो ट्रैवल कर रही है वो x डायरेक्शन में कर रही है। तो हमें पता है कि अगर वेव x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के पास एक ही ऑप्शन है कि वो z डायरेक्शन में आए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आने वाला है। जो अंदर वाला पार्ट है, ये पूरा पोर्शन ये सेम रहेगा ब्रैकेट के अंदर। तो यानी एक्सप्रेशन में हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमारा जो वैल्यू है एम्पलीट्यूड का वो 9 आए और हमारी जो डायरेक्शन है वो z एक्सिस यानी k कैप आए। तो ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो ऑप्शन डी सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड 9 है, अंदर का पोर्शन सेम है और डायरेक्शन k कैप है। सो डी इज योर फाइनल आंसर। तो देखो एटम्स चैप्टर का क्वेश्चन है। टाइम पीरियड दिया हुआ है ग्राउंड स्टेट में, तो यानी T1 मैं बोल सकता हूँ 1.6 × 10⁻⁻16 सेकेंड्स है। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन पूछ रहा है इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड यानी सेकेंड स्टेट में पूछ रहा है। तो F2 द फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय टाइम पीरियड। तो मैं लिख सकता हूँ F2 इक्वल टू 1/T2। क्लियर? यानी कुल मिला के मुझे सिर्फ T2 की वैल्यू निकालनी है अगर मुझे T1 की वैल्यू इधर दी हुई है। अब या तो आप बहुत सारे फॉर्मूले रट के करने की कोशिश कर सकते हो, बट फंडामेंटल से करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा है। सबसे पहले टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, 2πr/v। यानी अगर मेरा इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है जिसका रेडियस r है और इलेक्ट्रॉन की स्पीड v है, तो मेरा टाइम पीरियड होगा सरकमफ्रेंस दैट इज डिस्टेंस 2πr बाय स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ v। अब r और v के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं जो हमें पता होने चाहिए एटम्स चैप्टर के लिए। तो nth ऑर्बिट में r की वैल्यू होती है n² r1 और वेलोसिटी की वैल्यू होती है nth ऑर्बिट में v1/n। अब मेरा n इक्वल टू 2 है, तो r2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2² r1 यानी 4r1, और v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, v1/2। तो फाइनली अगर मैं T2 का फॉर्मूला लिखूंगा तो इस वाले फॉर्मूले से 2πr2/v2, r2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 4r1/v2 की वैल्यू
V1/2, तो T2 आपका आ जाएगा 2πr1/V1 इंटू 8। और देखो 2πr1 इंटू V1 तो T1 ही होना चाहिए, तो T2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ T1। T1 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 1.6 इंटू 10⁻16। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 12.8 इंटू 10⁻16। और अब फ्रीक्वेंसी जो है वो 1/T2 है, तो F2 की वैल्यू मेरी फाइनली क्या आ जाएगी, 1/T2 इज इक्वल टू 7.8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। यानी कि मेरा सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें LCR सर्किट का क्वेश्चन आया हुआ है। क्या बोल रहा है कि LCR सर्किट बिहेव्स लाइक अ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, कंपेयरिंग इट विद अ फिजिकल स्प्रिंग मास damped oscillator having damping constant B, the correct equivalence will be। यानी कि आपके LCR सर्किट को एक damped spring mass oscillator से कंपेयर कर रहा है। तो damped spring mass oscillator का आपने पढ़ा होगा कि ये मेरा स्प्रिंग मास सिस्टम है, स्प्रिंग का कांस्टेंट K, मास ले लिया मैंने M, और ड्रैग फोर्स होता है -BB। तो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मास क्या होगी, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -kx माइनस BV, स्प्रिंग फोर्स और ड्रैग फोर्स। ठीक है, अब मैं इसको लिखूंगा md²x/dt² प्लस kx प्लस BV इज इक्वल टू 0। m से डिवाइड करके d²x/dt² प्लस k/m x प्लस b/m dx/dt इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन डैम्प्ड ऑसिलेटर की। अब मैं LCR सर्किट ड्रॉ करूंगा सेम इक्वेशन लाने के लिए। तो मेरे सर्किट में L, C और R रहेगा, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। अब मान लो कि कैपेसिटर पे चार्ज है Q और करंट जा रहा है सर्किट में I, तो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी, अगर मैं किरचॉफ्स लॉ लगाऊं तो मैं क्या बोल सकता हूँ, Q/C माइनस LdI/dt माइनस IR इज इक्वल टू 0। और I को मैं क्या लिख सकता हूँ, -dQ/dt। यानी मेरी चार्ज की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई, Q/C प्लस Ld²Q/dt² प्लस dQ/dt इंटू R इक्वल टू 0। और अब लास्ट में मैं इस इक्वेशन को L से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास नई इक्वेशन क्या आएगी, d²Q/dt² प्लस Q/C L प्लस R/L dQ/dt इज इक्वल टू 0। यानी ये मेरी दो इक्वेशंस हो गई, एक LCR सर्किट की और एक डैम्प्ड ऑसिलेटर की। अब आप अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि Q मैचेस विद X, इधर Q है इधर X है, सेम इक्वेशन है। और कंपेयर करने पे हमें मालूम पड़ेगा कि R मैचेस विद B, कैपेसिटेंस C मैचेस विद 1/K एंड मास मैचेस विद L। तो कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन सही है डी, L से M, C से 1/K और R से B, दोनों इक्वेशंस को मैच करके। तो ये नेक्स्ट वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि विजिबल लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर्स। तो मैं लिख लेता हूँ, ये मेरी वेवलेंथ है, फॉल्स नॉर्मली ऑन अ सिंगल स्लिट एंड प्रोड्यूसेस अ डायफ्रैक्शन पैटर्न। यानी सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन का क्वेश्चन है ये। It is found that the second diffraction minima is at 60 degree from the central maxima. तो for single slit diffraction
मिनिमा इज फाउंड एट nth मिनिमा के लिए क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा n शुड बी इक्वल टू n लैम्डा बाय d। तो इस क्वेश्चन में n को 2 दिया हुआ है तो मैं बोलता हूँ ठीक है, साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाय d। d बाय द वे स्लिट विड्थ है, और थीटा 2 की क्या वैल्यू दी हुई है, 60 डिग्रीज। तो मैं लिख सकता हूँ साइन 60 डिग्री इज 2 लैम्डा बाय d। अब इन्होंने थीटा 1 की वैल्यू पूछी है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट मिनिमम। तो फिर मैं n की वैल्यू 1 डाल के क्या लिखूंगा, साइन थीटा 1 इज इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा, यानी सिंपली लैम्डा बाय डी। तो मेरे पास दो इक्वेशन हो गई, साइन थीटा 1 के लिए और साइन थीटा 2 यानी 60 के लिए। दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, √3/2 अपॉन साइन थीटा 1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई डी अपॉन लैम्डा बाई डी। इसको सॉल्व करके मेरे साइन थीटा 1 की वैल्यू आ जाएगी √3/4 विच इज नियरली इक्वल टू 0.43। अब देखो वैसे तो हमें 0.43 के लिए थीटा की वैल्यू नहीं मालूम पड़ेगी, ठीक है, याद नहीं रहेगी, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि 0.43 मतलब हाफ से कम है। हाफ से कम है मतलब थीटा जो है 30 डिग्री से कम होगा। 30 डिग्री से थोड़ा ही कम होना चाहिए, बिकॉज 0.5 से थोड़ा ही कम 0.43 है। तो जो दो ऑप्शन पॉसिबल हैं, यानी 20 डिग्री और 25, मैं कम डिफरेंस वाले के साथ अप्रोक्सीमेटली आंसर करूंगा, और यही सही आंसर है।